आज हमारे सामने एक बड़ा ही दिलचस्प और कह सकते हैं पुराना दस्तावेज है। इसका नाम है टेरेंटुला। हम्म। और इसकी भाषा मतलब कहीं कहीं कविता जैसी है और कहीं कहीं एकदम टेक्निकल। ये एक सब्सटेंस के प्रभावों के बारे में है, पर किसी क्लिनिकल रिपोर्ट जैसा बिल्कुल नहीं लगता। सही बात है। इसे पढ़कर ऐसा लगता है जैसे हम कोई पहेली सुलझा रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बहुत लंबे चौड़े तो नहीं है, लेकिन उनमें जो बातें लिखी हैं वो एक दूसरे से इतनी अलग और विरोधाभासी हैं कि सिर चकरा जाता है। हम्म। तो आज हमारा काम है इन सारे बिखरे हुए सुरागों को एक साथ जोड़ना और देखना कि आखिर ये किस तरह की तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल। और यही इस दस्तावेज की खूबी है। यह हमें सिर्फ लक्षणों की एक लिस्ट नहीं देता, बल्कि एक ऐसी हालत को दिखाता है जहां इंसान का शरीर और मन दोनों मतलब अपनी चरम सीमा पर हैं। एक्सट्रीम, हाँ। हर चीज एक्सट्रीम है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस पहेली के हर टुकड़े को समझें, उस बेचैनी से जो रुकने नहीं देती से लेकर राहत के उन अजीब तरीकों तक जो पहली नजर में बिल्कुल बेतुके लगते हैं। तो चलिए इस पहेली का पहला टुकड़ा उठाते हैं। और ये टुकड़ा अपने आप में ही एक विरोधाभास है। ये एक ऐसी बेचैनी की बात करता है जिसमें इंसान को लगातार हिलते डुलते रहना पड़ता है। दस्तावेज में लिखा है कि व्यक्ति किसी भी स्थिति में शांत नहीं रह सकता, उसे लगातार हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं। ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, हम सब ने ऐसी बेचैनी देखी या महसूस की है। हाँ, आम बात है। लेकिन असली पेंच यहाँ आता है। स्रोत कहता है कि चलने फिरने से सभी लक्षण और बढ़ जाते हैं। अच्छा। अब ये बात तो बिल्कुल समझ नहीं आई। एक तरफ शरीर में हिलने की इतनी तीव्र इच्छा है कि रुकना नामुमकिन है, और दूसरी तरफ वही हरकत तकलीफ को और बढ़ा रही है। ये तो ऐसा हुआ कि आपको प्यास लगी है, पर पानी पीने से प्यास और बढ़ जाती है। ये कैसा जाल है? ये एक बेहतरीन सवाल है और यही इस पहेली का सार है। देखिए, ये बेचैनी सिर्फ एक आदत या घबराहट नहीं है। स्रोत हमें कुछ और सुराग देता है। क्या? वो इसे हाईली नर्वस ऑर्गेनिजम्स यानी अत्यधिक संवेदनशील तंत्रिका तंत्र वाले जीव और कॉलेरिक अफेक्शंस यानी गुस्सैल और चिड़चिड़े स्वभाव से जोड़ता है। ओह! इसका मतलब है कि ये जो बाहरी हरकत दिख रही है वो असल में अंदर चल रहे एक न्यूरोलॉजिकल स्टॉर्म, एक तंत्रिका तंत्र के तूफान का नतीजा है। तो आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ पैर हिलाने जैसी बेचैनी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी अवस्था है जहां पूरा नर्वस सिस्टम ही मतलब कांप रहा है। ठीक यही बात। और इसी बात को एक और लक्षण और पुख्ता करता है। मांसपेशियों में ट्विचिंग एंड जर्किंग यानी फड़कन और झटके। अच्छा। ये वो हरकतें हैं जिन पर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो सोचिए, एक तरफ तो एक मजबूरी है कि जानबूझकर हिलना है, और दूसरी तरफ शरीर अपने आप भी झटके ले रहा है। ये तो पूरी तरह से नियंत्रण खो देने वाली स्थिति है। बिल्कुल, शरीर अपने ही खिलाफ काम कर रहा है। शरीर अपने ही खिलाफ काम कर रहा है, ये सुनकर ही अजीब लगता है। और ये जो न्यूरोलॉजिकल स्टॉर्म वाली बात है ना, ये अगले सुराग को और भी भयानक बना देती है। दस्तावेज में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, हाइपरएस्थीजिया, जिसका मतलब है अत्यधिक संवेदनशीलता। और इसके जो उदाहरण दिए गए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। जैसे कि उंगलियों के सिरे बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। रुकिए, मुझे ये बात ठीक से समझने दीजिए। दस्तावेज कहता है कि रीढ़ की हड्डी पर हल्का सा स्पर्श, सिर्फ एक हल्का सा टच, हाँ, छाती और दिल के हिस्से में ऐंठन वाला दर्द पैदा कर सकता है। ये कैसे मुमकिन है? ऐसा लगता है जैसे शरीर के सारे तार गलत जगह जुड़ गए हैं। बिल्कुल। ये एक ऐसे नर्वस सिस्टम की तस्वीर है जो पूरी तरह से रॉ या एक्सपोज्ड हो चुका है। उसकी बाहरी सुरक्षा परत जैसे हट गई है। ओह! हर छोटी सी छोटी चीज जो आमतौर पर हम नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे कपड़े का छूना, वो भी अब एक हमले की तरह महसूस हो रही है। मतलब शरीर का अलार्म सिस्टम ही खराब हो गया है। हाँ, वो अब हर चीज को खतरा मान रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ छूने तक सीमित नहीं होगा। क्या दूसरी इंद्रियों पर भी इसका ऐसा ही असर होता है? हाँ, और स्रोत इस तरफ भी इशारा करता है। सिरदर्द के बारे में लिखा है कि वो शोर, स्पर्श और तेज रोशनी से बढ़ जाता है। यानी सुनना, छूना, देखना, सब कुछ। हाँ, हर इंद्री से मिलने वाली जानकारी उस न्यूरोलॉजिकल स्टॉर्म को और हवा दे रही है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान दुनिया से खुद को पूरी तरह काट लेना चाहेगा। एक शांत अंधेरे कमरे में बंद हो जाना चाहेगा। बिल्कुल। लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि पहली वाली शर्त तो अब भी लागू है, उसे लगातार हिलते रहना है।
वाह, हम्म ये तो एक भयानक चक्र है। आप शांति चाहते हैं, लेकिन आपका शरीर आपको भागने पर मजबूर कर रहा है, और जब आप भागते हैं तो दर्द और बढ़ जाता है। यही इसका सबसे बड़ा द्वंद्व है। एक तरफ दुनिया का हर स्टिमुलस एक हमला है, और दूसरी तरफ अंदर से एक ऐसी बेचैनी है जो आपको उसी दुनिया में हरकत करने पर मजबूर कर रही है। ये एक पिंजरे में बंद होने जैसा है। हाँ, जहां पिंजरे की दीवारें भी लगातार आप पर हमला कर रही हैं। और जब नर्वस सिस्टम इतना ज्यादा गड़बड़ा गया हो, तो जाहिर है कि दर्द का अनुभव भी सामान्य नहीं होगा। नहीं होगा। और इस दस्तावेज में दर्द को जिस तरह से बयान किया गया है, वो मैंने शायद ही कहीं और पढ़ा हो। सिर दर्द के लिए ये नहीं लिखा कि तेज दर्द है। क्या लिखा है? इसमें लिखा है, ऐसा महसूस होता है जैसे हजारों सुइयां दिमाग में चुभ रही हों। ओह, ये एक ऐसी तस्वीर है जिसे पढ़ते ही आप महसूस कर सकते हैं। बहुत ग्राफिक है। और सिर्फ सिरदर्द ही नहीं, त्वचा पर होने वाले फोड़े फुंसियों के दर्द को अट्रोशियस बर्निंग पेन कहा गया है। अट्रोशियस यानी नृशंस या अत्याचारी दर्द। मतलब सिर्फ दर्द नहीं, एक टॉर्चर। हाँ। और इसका असर इतना गहरा है कि ये मरीज को रातों तक फर्श पर टहलने के लिए मजबूर कर देता है। यहाँ फिर से वही चक्र घूम कर आ गया कि दर्द से बचने के लिए चलना पड़ता है, लेकिन चलने से सब कुछ और बिगड़ जाता है। बिल्कुल। अगर हम एक कदम पीछे हटकर इस पूरी तस्वीर को देखें, तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। हर चीज अपनी इंतहा पर है, हर लक्षण एक्सट्रीम है। कुछ भी हल्का या मध्यम नहीं है। बिल्कुल नहीं। बेचैनी है तो लगातार, संवेदनशीलता है तो अत्यधिक, दर्द है तो असहनीय और नृशंस। यहाँ तक कि दस्तावेज में यौन उत्तेजना का भी जिक्र है, और उसे भी पागलपन की हद तक बताया गया है। अच्छा। तो इस पहेली का केंद्रीय भाव है अतिशयता, यानी एक्सट्रेमिटी। और आपने पैटर्न की बात की, तो क्या स्रोत इसकी तुलना किसी और चीज से करता है? हाँ, करता है। स्रोत इस स्थिति की तुलना कुछ और पदार्थों से भी करता है, जैसे लैकेसिस और आर्सेनिकम। अब जो लोग इस विषय को जानते हैं, उन्हें पता होगा कि ये दोनों ही पदार्थ बहुत तीव्र विनाशकारी लक्षणों के लिए जाने जाते हैं। तो ये तुलना हमें बताती है कि लेखक इसे किसी मामूली तकलीफ की तरह नहीं देख रहा था। नहीं, वो इसे एक ऐसी स्थिति के रूप में देख रहा था जो बहुत तेजी से और बहुत हिंसक रूप से सामने आती है। ठीक है, तो अब तक की पहेली ये है, एक शरीर जो लगातार भागने पर मजबूर है, लेकिन भागने से उसे दर्द होता है। एक नर्वस सिस्टम जो इतना संवेदनशील है कि हवा का झोंका भी चुभता है, और दर्द इतना भयानक है कि वो फिर से भागने पर मजबूर कर देता है। ये तो एक बंद गली लगती है जिसका कोई अंत नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अब आता है इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला मोड़, राहत। हाँ, ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। हमने अभी अभी ये तय किया कि हल्का सा स्पर्श भी असहनीय दर्द देता है, लेकिन दस्तावेज कहता है कि राहत मिलती है प्रभावित हिस्सों को रगड़ने से। ये कैसे हो सकता है? जो नर्वस सिस्टम एक पंख के छूने से चीख उठता है, वो जोर से रगड़ने या घर्षण से शांत कैसे हो सकता है? सही सवाल है। और सुनिए, दो और चीजों से आराम मिलता है, खुली हवा और संगीत। एक तरफ शोर से सिरदर्द बढ़ रहा है और दूसरी तरफ संगीत से आराम मिल रहा है। ये तो सारे नियमों को तोड़ रहा है। और यहीं आकर हमारी पहेली का सबसे गहरा हिस्सा खुलता है। इसका जवाब शायद इस बात में छिपा है कि नर्वस सिस्टम किस तरह के स्टिमुलस पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहा है। मतलब? ऐसा लगता है कि हल्का, अप्रत्याशित और अनियंत्रित स्पर्श, जैसे किसी का गलती से छू जाना, उस पहले से ही ऑन एज सिस्टम के लिए एक और अलार्म है, एक और खतरा। लेकिन रगड़ना तो और भी ज्यादा स्पर्श है। हाँ, लेकिन वो एक नियंत्रित, लयबद्ध और गहरा दबाव है। शायद ये काउंटर स्टिमुलेशन की तरह काम करता है। काउंटर स्टिमुलेशन? इसे ऐसे समझिए कि एक कमरे में 10 लोग एक साथ बोल रहे हैं, हर तरफ से शोर आ रहा है, आप परेशान हैं। तभी कोई एक व्यक्ति एक स्थिर और तेज आवाज में कुछ बोलने लगता है। उसकी आवाज बाकी शोर से ज्यादा तेज है, लेकिन क्योंकि वो स्थिर और लयबद्ध है, वो बाकी सारे शोर को दबा देती है और आपका ध्यान उस एक आवाज पर केंद्रित हो जाता है। अरे वाह! शायद रगड़ने से मिलने वाला गहरा और स्थिर दबाव भी उस अंदरूनी तंत्र के शोर को दबा देता है। ये तो बहुत दिलचस्प सोच है। मतलब सिस्टम को शांत करने के लिए उसे एक और मजबूत लेकिन स्थिर इनपुट चाहिए, और यही तर्क शायद संगीत पर भी लागू होता है। बिल्कुल। शोर मतलब अव्यवस्थित ध्वनि जो सिस्टम को और परेशान करती है, और संगीत मतलब व्यवस्थित लयबद्ध ध्वनि जो उसे शांत करती है। एग्जैक्टली। संगीत सिर्फ ध्वनि नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक संरचना है, और एक ऐसा दिमाग और शरीर जो पूरी तरह से अराजकता और अव्यवस्था का शिकार है, उसे शायद इसी पैटर्न और लय से एक तरह की शांति मिलती है। ये मन और शरीर के गहरे संबंध की कहानी है। बिल्कुल।
ये हमें बताता है कि लय और पैटर्न का शरीर की केमिस्ट्री पर सीधा असर हो सकता है। और खुली हवा में राहत मिलना शायद उस घुटन और बंदिश की भावना से बाहर निकलने का प्रतीक है, जो बंद जगहों में और बढ़ जाती होगी। इस पूरी तस्वीर को पूरा करने के लिए कुछ और छोटे-छोटे लेकिन जरूरी सुराग भी हैं, है ना? हाँ हैं। जैसे दस्तावेज कहता है कि ये लक्षण समय समय पर आते हैं, पीरियोडिकली। इसका मतलब है कि यह तकलीफ एक चक्र में, एक पैटर्न में आती जाती है। हाँ, ये भी व्यवस्था और अव्यवस्था के खेल की तरफ ही इशारा करता है। और एक बहुत ही अजीब और विशिष्ट लक्षण का जिक्र है जो मासिक धर्म से जुड़ा है। लिखा है, हर मासिक धर्म के समय गला, मुंह और जीभ असहनीय रूप से सूख जाते हैं, खासकर सोते समय। ये बहुत ही अनोखा लक्षण है। इसका सीधा संबंध शरीर के हार्मोनल चक्र से जोड़ना हमें बताता है कि ये स्थिति शरीर की गहरी आंतरिक प्रक्रियाओं से कितनी नजदीकी से जुड़ी हुई है। और अंत में लेखक हमें एक आखिरी सुराग देता है, संबंध, रिलेशंस शीर्षक के तहत। वहां कुछ और पदार्थों का जिक्र है, जैसे एपिस, क्रोटोलस, नाजा। इनमें से कई तो जानवरों के जहर से बने हैं, खासकर सांपों के। बिल्कुल। अब लेखक ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो हमें बता रहा है कि उसने इस पदार्थ के असर को किस श्रेणी में रखा है। यहां समानता तंत्रिका तंत्र पर होने वाले तीव्र, जहरीले और लकवाग्रस्त कर देने वाले प्रभाव में है। तो ये वर्गीकरण हमें इस पूरी तस्वीर को एक बड़े संदर्भ में देखने में मदद करता है। हाँ, कि ये कोई अकेली अनोखी स्थिति नहीं है, बल्कि ये उस तरह के गहरे संकट का हिस्सा है जो नर्वस सिस्टम पर एक जहरीले हमले जैसा होता है। तो जब हम इन सारे विरोधाभासी सुरागों को एक साथ जोड़ते हैं, तो जो तस्वीर उभरती है वो है एक ऐसे नर्वस सिस्टम की जो एक चरम, अराजक और तूफानी अवस्था में है। लगातार हरकत करने की मजबूरी, लेकिन हरकत से ही होने वाला दर्द, एक पंख के स्पर्श से भी होने वाली असहनीय पीड़ा, लेकिन जोर से रगड़ने से मिलने वाली राहत, और संगीत से सुकून। हाँ, शोर से बढ़ने वाली तकलीफ लेकिन संगीत से मिलने वाला सुकून। ये नियंत्रण खोने और फिर लय और पैटर्न के जरिए उसे वापस पाने की एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी है। बिल्कुल। और ये पूरी पड़ताल हमें एक बहुत ही गहरे और विचारणीय प्रश्न पर लाकर छोड़ देती है। वो क्या? स्रोत बताता है कि संगीत से राहत मिलती है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि ध्वनि की एक खास बनावट, एक लय, एक पैटर्न यानी संगीत उस नर्वस सिस्टम को कैसे शांत कर सकता है जो सचमुच आग की तरह जल रहा हो। ये सिर्फ एक दिलचस्प तथ्य नहीं है। नहीं, ये हमें ध्वनि, तंत्रिका तंत्र और हमारे ठीक होने के अनुभव के बीच के एक रहस्यमयी संबंध पर सोचने की एक नई दिशा देता है। क्या संगीत की तरंगें हमारे न्यूरॉन्स के साथ सीधे संवाद कर सकती हैं? क्या लय उस अंदरूनी बायोलॉजिक अराजकता को एक व्यवस्था दे सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद विज्ञान और कला दोनों के दायरे में कहीं छुपा है।